अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन या कोई असाइनमेंट में प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो समझ नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? अब एक मसला जो हम लोग लास्ट लेक्चर में छोड़ के गए थे वो था कोड शेयरिंग का। असाइनमेंट हम कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि अगर सर्च पे डिप्लॉय करते हैं तो वो कंसोल पे सीधी सीधी आउटपुट नज़र आएगी। जो हमने कोड किया है वो नहीं पता चलेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की है, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, या फार्मूला लगाया है, या इफ़ कंडीशन कैसे लगाई है, वो आइडिया नहीं हो। अब जावास्क्रिप्ट में जब तक हम आपकी लॉजिक चेक नहीं कर लेते, आउटपुट के ऊपर नहीं हम लोग डिपेंड, मेन लॉजिक है। अब ये नहीं ना हम कर सकते कि सिर्फ आउटपुट की बेस पे चेक कर लें, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया जिसकी आउटपुट 2 आनी चाहिए और आप कंसोल डॉट लॉग 2 कर देते हो, तो आउटपुट में तो 2 नज़र आ जाएगा दोनों तरह से, कि एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी और कंसोल डॉट लॉग 2 पे भी 2 आ जाएगा। तो अब जावास्क्रिप्ट के केस में मुझे अगर आपकी असाइनमेंट चेक करनी है तो मुझे आपका कोड देखना पड़ेगा, क्योंकि HTML CSS में ये था कि अगर मैं आपको कोई पिक्चर दे रहा था या कोई एक फिग्मा का डिज़ाइन दे रहा था कि इस डिज़ाइन को क्लोन करो, तो उसमें एक डिव कम ज़्यादा जिस तरह भी आप बना रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट विदाउट कोड देखे मैं ये बता सकता था कि हाँ ये सही है या गलत है। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर भी कोड से चीज़ें और वाज़ेह हो जाती हैं कि आपको यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पोजीशन यूज़ करनी चाहिए थी, यहाँ ग्रिड यूज़ करना चाहिए था, लेकिन स्टिल। अच्छा, जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर साल हर साल चलते हैं। साल हर साल चलने का मतलब है कि फेसबुक मेरे ख्याल 2008 में लॉन्च हुई, कर लेते हैं। फेसबुक वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2004 फरवरी, और अब 2024 दिसंबर चल रहा है, यानी 20 साल हो गए फेसबुक बने हुए। 20 साल से ये एक पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है। अच्छा, जब फेसबुक पहले बार आई थी और जो फेसबुक अब चल रही है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, तो बहुत सारे और फीचर्स आ गए। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो व्हाट्सएप में बहुत से फीचर्स जो अभी हमारे सामने आए हैं, जैसे हमने नोट किया है, जैसे पहले रिएक्शंस का ऑप्शन नहीं था, रिएक्शंस अब आए हैं। व्हाट्सएप चैनल्स नहीं थे, वो अब आए हैं। और उसके अलावा पहले वॉइस मैसेज नहीं था, वो भी बाद में आया है। और उसके बाद पहले ऑप्शन था चैट, स्टेटस और कॉल्स ऊपर आते थे, अब नीचे आ रहे हैं। तो ये 3-4 को प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट चेंजेस हैं जो हमने देखे। और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे चैट लॉक का ऑप्शन आ गया, फिर मेटा AI उन्होंने इंटीग्रेट की, और फिर उसके बाद उन्होंने कम्युनिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। पहले व्हाट्सएप ग्रुप थे, फिर कम्युनिटीज़ आए, अब ब्रॉडकास्ट भी आ गए। जी जी। बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो उन्होंने बनाए। अब इसका मतलब है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको सर्च पे या किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय करने के बाद हम उसका कोड डिलीट नहीं कर देते, क्योंकि अगर मैंने फेसबुक बनाई और सर्वर पे डिप्लॉय कर दी और उसका कोड अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया, तो सर्वर से मैं कोड दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्ड बना के उन्होंने उस सूरत में वहां पे रखा हुआ। डाउनलोड हो जाता है, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेवलपमेंट फेज में अलग रखते हैं, वहाँ पे अलग होती है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी टेलविंड CSS, कि हम उसे एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही वो सर्वर पे डिप्लॉय होगी, ओरिजिनल CSS फाइल बनेगी और वो डिप्लॉय हो जाएगी। इस तरह बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जो डेवलपमेंट के टाइम पे होते हैं और बिल्ड के टाइम पे, इसलिए हम लोग सर्वर से कोड डाउनलोड करके तो यूज़ करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि अगर मैंने फेसबुक में एक नया फीचर ऐड करना है, तो जो कोड मेरे सिस्टम में पड़ा है मैं उसी कोड को लेके चलूँगा। अब जब तक मुझे सॉफ्टवेयर चलाना है उस वक्त तक मुझे वो कोड संभाल के रखना पड़ेगा।
अगर 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल मैं चाहता हूँ कि भाई ये सॉफ्टवेयर चलता रहे, तो मुझे उसका कोड संभाल के रखना पड़ेगा। अब मसला ये है कि मुझे उस 20 साल में लैपटॉप की हार्ड ख़राब भी हो सकती है, वो बच्चा पानी वगैरह फेंक देता है या वैसे गिर गया लैपटॉप हाथ से और हार्ड ख़राब होगी, कोड डिलीट हो गया। खुदा न खास्ता लैपटॉप चोरी भी हो सकता है। अब ये मसला है, या लैपटॉप चोरी हो सकता है, हार्ड ख़राब हो सकती है, गलती से डिलीट हो सकती है, किसी वजह से हार्ड को फॉर्मेट मारना पड़ जाता है, बाज़ अगर विंडो नहीं करवाते हैं तो वो हार्ड सारा। अब ये मसला था। अब इस मसले से बचने के लिए एक हमारे जहन में चीज़ आई कि हम क्लाउड पे रख लेते, जैसे भी भाई ने कहा गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लेते, वहाँ से तो डिलीट नहीं होती। जीमेल का पासवर्ड याद है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लेंगे, अगर पासवर्ड भूल भी गया तो वो ओटीपी आ जाएगा फ़ोन नंबर पर या रिकवरी ईमेल पर, एंड वी आर गुड टू गो। हो गया। अब हमें ये पता लग गया कि भाई ये जो हमारे छोटे छोटे मसले थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शंस वाला फीचर बनाया, व्हाट्सएप चला रहा हूँ और मैंने पहले विदाउट रिएक्शंस चल रही थी, और रिएक्शंस वाला फीचर बनाया। उस रिएक्शंस वाले फीचर की बेस पर कोई एरर आ गया, मैंने लॉन्च कर दी और रिएक्शंस वाले फीचर की बेस पे कोई एरर आ गया। अब मुझे उसी वक्त दोबारा से पिछले वेरिएंट पर आना, तो बेस दो। ये आ रहा है हमारे सॉफ्टवेयर का वेरिएंट। इसी तरह हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट होते हैं। अब मैंने जब फॉर एग्जांपल वेरिएंट बनाया रिएक्शंस वाला, उस वेरिएंट का नंबर था 5.0.1, और जब विदाउट रिएक्शन था उसका नंबर हो जाएगा 4.5.2। अब ये पॉइंट के बाद क्या क्या वैल्यूज हैं वेरिएंस में, ये भी कभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये पता चल गया कि एक वेरिएंट 4 है और एक वेरिएंट 5, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विश करना है ना। अब डिस्टिंग्विश करते वक्त अब हमें खुदा ना खास्ता अगर इस वाले में यानी रिएक्शंस वाले में कोई एरर आ गया, जब हमने यूज़र को यूज़ करने के लिए दी, जब बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे यूज़ किया, कोई एरर आ गया, इसका मतलब है कि हमें फ़ौरन वेरिएंट 4 पे वापस आना पड़ेगा, ताकि जब हम एरर सॉल्व कर लें फिर दोबारा से उस वेरिएंट को पब्लिक करें। क्योंकि अगर हमने एरर वाली ऐप लोगों को चलाने दी तो काम ख़राब हो जाएगा और लोग दूसरी एप्लीकेशन ढूंढ लेंगे। जैसे व्हाट्सएप के बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव सिग्नल भी है। जी जी, क्या नाम बोला? पिप भी है, टेलीग्राम करके भी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब लोग उसके ऊपर मूव कर जाएंगे, तो मुझे जब तक मैं अपने यूज़र को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ उस वक्त तक यूज़र मेरे पास रहेगा। इसका मतलब है कि मुझे उसे एरर फ्री ऐप देनी है, अगर एरर आ गया तो मुझे जल्द से जल्द वो एरर ख़त्म करना है।
अब वो एरर खत्म करने का सबसे आसान तरीका, मतलब तरीका तो ये है कि मैं रिएक्शंस वाला कोड रेज कर दूँ। अब मुझे ये याद ही नहीं मैंने किस किस फाइल में क्या क्या चेंजेस किए थे, क्योंकि रिएक्शंस वाली, जब रिएक्शंस हम लोग बना रहे हैं तो हमें मैसेज वाला जो पेज है जहाँ पे वन टू वन चैट हो रही है, वो उस पेज में भी जाके पहले तो रिएक्शंस को सेट करना पड़ेगा, फिर ग्रुप्स में भी जाके सेट करना पड़ेगा, फिर उसके पीछे जो लॉजिक लगी है कि भाई कम्युनिटीज़ में ऑप्शन होता है कि आप रिएक्ट कर सकते हो या नहीं, वहाँ पे भी सेट करना पड़ेगा, फिर चैनल्स में आके भी सेट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे भी रिएक्शंस डिलीट करने हैं। बड़ा लंबा प्रोसीजर, और ये हो सकता है कि एज अ ह्यूमन हमें याद भी ना हो कि भाई मैंने किस फाइल से करना है, तो आधा कोड इसका डिलीट करते हैं रिएक्शंस का, आधा हमारा रहता हो कार्ड्स निकालने से। अच्छा, आधा कोड हमने रिएक्शंस का डिलीट कर दिया, आधा हमारा कोड रिएक्शंस का पड़ा है, वो और ज्यादा मैसअप हो गया कि ना रिएक्शंस चल रहे हैं ना सही तरह, अगर चल रहे हैं तो एरर दे रहे हैं किसी जगह पर और किसी जगह पे है ही नहीं। अब इस मसले का सबसे आसान हल ये है कि भाई मैं वर्जन 4 का कोड भी संभाल के रखूं, वर्जन 5 का। तो जो जितने भी मैं वेरिएंट्स बनाता जा रहा हूँ उन वेरिएंट्स का कोड संभाल के रखता हूँ, क्योंकि इसी तरह से फिर मैं अगर खुदा ना खास्ता कोई एरर आ गया तो मैं संभाल सकता हूँ उसे। क्योंकि अगर तो मुझे कोड डिलीट करना है तो फिर तो मैं फंस गया कोड डिलीट करते वक्त, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड में क्या लॉजिक है, फिर बैक एंड में क्या लॉजिक है, फिर उसको रियल टाइम कैसे बनाया, फिर उसका रिएक्शन का नोटिफिकेशन भी हमें बंद करना है। तो ये सारी चीज़ें ना, रिएक्शन जब हमने किया, अब ग्रुप में लॉजिक है कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल ग्रुप में 10 बंदे, मैंने ए पर्सन के मैसेज पे रिएक्ट किया तो सिर्फ ए को ही नोटिफिकेशन जाएगा, बाकी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और सिंगल चैट में तो जिसको हमने रिएक्ट किया है वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, चैनल पे भी फिर नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर अब ये नोटिफिकेशन बंद करने, ये सारे लॉजिक डिलीट करनी। अब लॉजिक डिलीट करते वक्त कुछ चीज़ें हो सकता है हम डिलीट कर दें और कुछ रह जाए। अब इनका फ्रंट एंड और बैक एंड डाटाबेस में रिएक्शंस कैसे सेव हो रहे हैं, वहां से जाकर भी डिलीट करना। अब इतने कम्प्लेक्स चक्रों में पड़ते वक्त बहुत टाइम लग जाता है अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई मुझे हर वेरिएंट का कोड संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई एरर आ जाता है या मैं कोई ऐसा फीचर लॉन्च करता हूँ जो मेरी यूज़र को या पसंद नहीं आ रहा, हमने तो सोचा था कि आएगा लेकिन नहीं आया, की वजह से ऐप कम्प्लेक्स हो गई, हमने यूज़र को आसानी के लिए दिया था, तो यूज़र हमारा जा रहा है दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर मूव कर रहा है, फिर इसका मतलब मुझे वापस दोबारा पिछले वेरिएंट पर मूव करना पड़ेगा। इस तरह वाकई बहुत डाटा हो जाएगा। अब वेरिएंट संभालना बड़ा मुश्किल काम है ऐसे कि मैं, अब वो फोल्डर के नाम कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप V1, व्हाट्सएप V2, व्हाट्सएप V3। अब अगर किसी ने नोटिस किया है तो व्हाट्सएप ने कलर भी चेंज किए हैं डार्क मोड में, तो मैं डार्क मोड वाली व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो उन्होंने जो ग्रीन कलर की नोटिफिकेशन थे उनको वाइट कर दिया, अनरीड मैसेजेस में अगर आर्चीव्ड के साथ जो नंबर आता है वो उन्हें वाइट किया हुआ। तो अब ये भी छोटा सा चेंज है। अब इस तरह के अगर छोटे छोटे कलर में चेंजेस आ रहे हैं तो वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, और अगर कोई बड़ा चेंज आ रहा है, कोई नया फीचर लॉन्च कर रहे हैं या पूरा का पूरा नेविगेशन बार टॉप से बॉटम पे ले आए हैं, वो एक बड़ा चेंज है, तो उससे वेरिएंट का, पूरे वेरिएंट का नंबर चेंज होता है। क्या चीज़? स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, वैसे तो ज़रूरी नहीं है लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। बहुत सारे वेरिएंट्स बन जाएंगे, अब उन वेरिएंट्स को फिर उनके मतलब 2-2 GB 3-3 GB का हमें कोड संभाल के रखना पड़ रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बन जाता है।
लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम क्लाउड पे कोड संभाल के रखेंगे। अब क्योंकि क्लाउड पे अगर हम लोग रख रहे हैं तो क्लाउड हमें वर्जन का ऑप्शन नहीं दे रहा। क्लाउड हमें ये तो फैसिलिटी दे रहा है कि अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए, खुदा न खास्ता चोरी हो जाए, गिर जाए या कुछ हो जाए, तो मैं आपका कोड संभाल लूँगा। लेकिन उसके अंदर फोल्डर्स कैसे मैनेज करने हैं, फाइल्स कैसे मैनेज करनी है, सारा आपके ज़िम्मे, ये मेरे ज़िम्मे नहीं है। फिर हमने ये सोल्यूशन निकाला कि भाई हम फोल्डर बनाएंगे, हर कोड के अलग 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 फोल्डर बनते जाएंगे। अब जितने भी छोटे 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 चेंजेस आ रहे हैं, आप सोचो अगर फेसबुक यही काम करने लग जाए कि अलग अलग फोल्डर बनाने लग जाए गूगल ड्राइव पे, या वो अपना कोई लॉन्च कर लेता है अपने लिए स्पेसिफिक क्लाउड प्लेटफॉर्म, चूँकि फेसबुक के पास अब तो खुला पैसा है। तो अब वो जैसे ही अपलोड करेगा, मतलब अपने फेसबुक सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ था फ़ोटो अपलोड कर सकते थे, फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करने लग गया, फिर एनिमेटेड गिफ GIF आ गया, गिफ आ गया, फिर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फिर कमेंट आए तो कमेंट का रिप्लाई होने लग गया, फिर कमेंट को भी लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, फिर कमेंट में पहले टेक्स्ट थे, अब वो पिक्चर्स भी आ रही हैं, स्टिकर्स भी आ गए हैं। फिर पहले सिंगल पे मतलब पर्सनल्स के लिए, मतलब पर्सनल था फेसबुक जो था कि मैं अपने लिए अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा और अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर लूँगा। आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ मूव करने लग गए, तो बिजनेसेस के पेजेस बनने लग गए। फिर उन्होंने और तरक्की की तो फेसबुक ऐड रन करने शुरू कर दिए। अब जब फेसबुक ऐड कर स्टार्ट किए तो फेसबुक ऐड पहले तो जहाँ पे शो होने वो, फिर फेसबुक ऐड जहाँ से बनाने हैं, जैसे मैं एक पूरा डैशबोर्ड बना होगा जहाँ जाके दूंगा कि भाई मेरी फॉर एग्जांपल मुझे SMIT की ऐड चलानी है, मेरा डेली का बजट इतना है और ये वाला पोस्टर ऐड में चलाना है, इस लिंक पे क्लिक करें तो ये मेरी वेबसाइट पे या इस फॉर्म पे शिफ्ट हो जाए। तो ये सारा हम लोगों ने उसको डाटा देना। फिर उसके अंदर उन्होंने पेमेंट मेथड इंटीग्रेट किए, कितने सारे फीचर उन्होंने नए नए लॉन्च कर दिए। अब तो फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, रील्स हो गई, मार्केट प्लेस हो गई, लाइव आ गया, फिर उसके बाद वीडियो वाला सेक्शन है, फिर उसके बाद जो पेज है, पेज में भी आगे ऑप्शन है कि भाई आपने एज एन एडमिन करना है, किसी को एडिटर, किसी को व्यूअर, लाइक कर रहे हो, तो बहुत सारे फीचर्स उन्होंने ऐड कर दिए। अब जितने फीचर्स ऐड किए हैं उतने फोल्डर। अब वेरिएंट नंबर के साथ वो याद रखना, वो कोई उन्होंने निशानी निशुनी बनाई हुई होगी कि चलो यार ठीक है इसमें ये हमने काम किया है, ये काम किया है। यहाँ तक हम लोगों ने जुगाड़ लगा के मसला हल कर लिया। मसला अभी हल हुआ नहीं हमारा, क्योंकि इतने फोल्डर्स में से हम कहेंगे कि जी मतलब हमारा क्या है, V1 V2 कर लेंगे। अब इसमें से लेटेस्ट कौन सा है या इस वक्त प्रोडक्शन में कौन सा चल रहा है, ये 4 5 भी ऊपर अगर हम लोग देख रहे हैं तो रिएक्शन वाले में एरर आया, तो इसका मतलब है कि इस वक्त प्रोडक्शन का मतलब है जो यूजर इस्तेमाल कर, वो 4 हो गया। लेटेस्ट कौन सा है, 5 है, लेटेस्ट प्रोडक्शन में होना चाहिए था। तो अब ये सारी चीजें अब हमें मसले आ रहे हैं। खैर किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगा के, रट्टे रुट्टे लगा के हम लोगों ने मामला किसी ना किसी तरह चलाया हुआ है। दोबारा दोबारा। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, ये सारे इनको ये बता रहे हैं मसले क्या हैं, गिटहब क्यों बना। अच्छा, डेटाबेस में हम लोग इस तरह की फाइल्स कभी स्टोर नहीं करते। डेटाबेस में हम लोग टेक्सचुअल डाटा स्टोर करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर हमने 15 GB की गूगल ड्राइव लेनी है वो आपको फ्री मिल जाएगी। 15 GB हार्ड डिस्क डेटाबेस लेने जाएंगे वो आपको कम से कम भी मंथली $50 के आसपास कॉस्ट करेगी। फिर डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितनी क्वेरीज कर रहे हैं, की बेस पे भी अगर आप सर्वरलेस पे हैं तो ज़्यादा कॉस्ट करें। अब ये मसले मसाइल थे। अब जुगाड़ लगा के हमने ये भी सॉल्व कर लिया कि भाई अगर लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो या किसी वजह से डाटा डिलीट हो रहा है तो हम क्लाउड पे चले गए। क्लाउड पे हमें मैनेज करने में मसला हो रहा था, हमने फोल्डर्स के नाम रखने शुरू कर दिए।
वर्जन 1 वर्जन 2 लेटेस्ट प्रोडक्शन ये वो कर लिए। अब मसला एक और आ गया कि जी जी, अब मसला ये आया कि सॉफ्टवेयर बड़े होने लग गए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बना, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हद से बाहर जाने लग गए, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग काम करने लग गए। अब जब 5 लोग 10 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, मतलब अभी इस वक्त फेसबुक में मेरे ख्याल 40,000 एम्प्लॉयज़। तो अगर हम लोग बात करें कि उनमें से 10,000 भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बाकी कोई एचआर में हो गया, कोई क्वालिटी एश्योरेंस में हो गया, कोई टी बॉय हो गया, कोई और डायरेक्टर वगैरह हो गए, लेकिन 10,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब वो 10,000 बंदे बैठ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सएप, इन्हीं 4 सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि अगर हम चारों को इक्वली डिवाइड कर दें तो फेसबुक के ऊपर इस वक्त 2500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगभग काम कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, ये किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है? गूगल ड्राइव में ने तो नहीं बताना। तो गूगल ड्राइव पे तो अपलोड हो गया, दूसरा बंदा डाउनलोड कर सकता है, ये नहीं पता लगता कि किसने अपलोड किया। ये मसला आ गया। अब फेसबुक ने ना आगे 25 लोगों की आगे छोटी 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 टीम्स बनाई हुई हैं जो एक फीचर के ऊपर काम करती है। 5 से 10 लोगों की टीम होती है, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी सारों में ऐसी है, गूगल में हर हर जगह ऐसे ही है। 5 से 10 लोगों की टीम है जो एक फीचर पे काम कर रही है या एक सर्टेन सेट ऑफ टास्क पे काम कर रही है उसको बेटर बनाने के लिए। अब उन 10 बंदों में से जब मैं कुछ किसी फाइल में मैंने कोड किया, किसी फाइल में फॉर एग्जांपल कोई अली है उसने कोड किया, कोई वसीम है उसने कोड किया, कोई हसन है उसने कोड करके अपलोड करना शुरू कर दिया। अब मिसाल के तौर पे मैं और वसीम, ये 2 बंदे हैं जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे भी सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स पे। अब अगर हम फ्रंट एंड के कमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम दोनों एक ही फाइल में चेंजेस कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि जी मैं टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और वसीम बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि एक HTML फाइल, एक CSS। एक कमेंट वाली काम तो कमेंट पे ही हो रहा है, HTML और CSS। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास दोनों के पास ये वाली CSS फाइल, CSS, ये वाली CSS की फाइल आ गई। इतना इतना कोड लिखा हुआ था और इससे आगे हम लोगों ने काम करना था। मैंने भी यहाँ पे शुरू कर दिया कमेंट टेक्स्ट, सोलह पिक्सल्स। अब जब वसीम को फाइल मिली, वो हम दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, कमेंट्स के ऊपर। अब मैंने भी यहां पर यही काम करना है, मैंने भी यही काम करना है। अब उन दोनों हम दोनों को फाइल कौन सी मिली कि सिर्फ 3 टेलमेंट के ऊपर कंपोनेंट्स डिफाइन थे। अब दोनों ने यहां पर लिखना शुरू कर दिया। मैंने लिख दिया कमेंट टेक्स्ट, वसीम ने यहां पे क्लास बना दी कमेंट बैकग्राउंड। यहां पे मेरी करली ब्रेसेस आई और यहां पर। अब मसला यह है कि जब हम लोग कोड को मर्ज करने लगेंगे तो कौन सा कोड चलाएंगे? जो लेटेस्ट में है वो, जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है वो, या दोनों का? यहां तो दोनों का चलेगा। बाज़ औक़ात हमें पिछला डिलीट करके अगला चलाना पड़ता है और बाज़ औक़ात हमें अगला छोड़ के पिछला चलाना पड़ता है। अब ये मसले मसाइल है। एक के जी हमारा जो डाटा है वो लॉस हो सकता है, दूसरा डाटा मैनेजेबल फॉर्मेट में नहीं है लेकिन लॉस से हमने बचा ली।
अब मैनेज तो हम लोगों ने किसी ना किसी तरह स्टैंडर्ड्स बना के कर लिया, लेकिन मसला ये है कि जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं तो वो कैसे शेयर करें, तो कैसे उनका कोड आपस में शेयर हो। क्या हम लोग कहते हैं कि हम एक काम करते हैं कि सुबह 9 से 1 मैं काम कर लूंगा, 1 से 2 की ब्रेक, 2 से 6 आगे वसीम काम कर लेगा, जितना कोड मैंने किया होगा 1 बजे में सारा कोड शेयर कर दूंगा। तो अब कोड कैसे शेयर करना है, या तो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ तो ये तकरीबन 1.25 GB का कोड बन गया। अब ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इसलिए इसका कोड कम है। जब पूरी एप्लीकेशन बन जाती है ना, जैसे फेसबुक टाइप एप्लीकेशन का कोड 5-5, 10-10 GB का कोड हो जाए। 5 GB मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद 5 GB वसीम, 5 GB मैं कर रहा हूँ, 5 GB, 5 GB अपलोड करने और डाउनलोड करने में टाइम कितना लगेगा। अब हम लोगों को सबसे पहले तो ये इस मसले का हल निकालना था कि अपलोड डाउनलोड है। अपलोड डाउनलोड का सोल्यूशन हम लोगों ने ये निकाला, हम नोड मॉड्यूल्स ही नहीं करते, नोड मॉड्यूल्स अपलोड नहीं करते, तो कोड बेस आधा का आधा रह जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, नोड मॉड्यूल्स नेक्स्ट, 16 MB। 18 MB हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि 17.8 हम 18 MB लगा लेते हैं। जी जी, 20 कर लेते हैं। तो 20 MB की फाइल तो कोई मतलब ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है मेरे ख्याल। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है तो 2-3 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा। तब अगर आपका स्लो इंटरनेट है तो VPN चला के करें तो 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी 20 MB की। अब जब हम लोगों ने ये कहा ना कि भाई हम नोड मॉड्यूल्स नहीं रखेंगे, इसका मतलब ये है कि पहली बार जब हम लोग करेंगे ना तो नोड मॉड्यूल्स हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, मैं भी अपने सिस्टम में, वसीम भी अपने सिस्टम। पहली बार तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर नोड मॉड्यूल्स के टेलमेंट नहीं चलेगी, और भी जितने भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे वो नहीं चलेंगी। तो पहली बार हम लोगों को करना पड़ेगा सारी चीज़ें सेटअप, लेकिन उसके बाद हम लोग सिर्फ जो फाइल चेंज हुई है, जिस फाइल में चेंज आया वो फाइल अपलोड करेंगे। अब जो फाइल में चेंज हुआ है, फिर अब हमें उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि पुराना कोड रखना है, नया कोड रखना है। जैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि व्हाट्सएप ने कलर चेंज कर दिए, तो पहले कलर का कोड था ग्रीन, अब कलर का कोड हो गया वाइट। तो अब ग्रीन वाला चलाना है या वाइट वाला चलाना है, वाइट वाला चलाना है, तो वो वाइट वाला, ग्रीन वाला डिलीट करके वाइट वाला आ जाएगा। इस तरह के चेंजेस हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ओके, ये करना है, ये करना है, हम लोग रिक्वायरमेंट के साथ मैच करते जाएंगे और करते जाएंगे। अब इतने मसले मसाइल हैं, स्टिल अगर कोई एरर आ गया
तो कैसे पता चलेगा किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वजह से? मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने कोड सही बना के दिया है वसीम को, वसीम को इंटीग्रेशन नहीं करनी है, वसीम को कोड नहीं जोड़ना है, गलती वसीम की है। ये देखो मेरी मशीन में तो चल रहा है कोड। अब इन सब मसलों से बचने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बना है, एक टूल बना जिसे हम बोलते हैं गिट। गिट एंड गिट। गिट क्या है? इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। हम इसे देखते हैं क्या करता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट, आ गया मेरे सामने, यू 1 सेकंड अगो अनकमिटेड चेंजेस। ये चेंज तुमने किया है, 1 सेकंड पहले हुआ है, और अभी तक कमिट नहीं हुआ। कमिट क्या है ये हम लोग देख।
ये आ रहे हैं जितने चेंजेस किए और किस किस ने। यहाँ पे मैं किसी भी लाइन पे कर रहा हूँ तो मुझे साथ ही बता रहा है पूरा 127 12 मंथ अगो जो जो चेंजेस। तो गिट ने वो वरियन वाला काम तो हमारा आसान कर दिया कि ये जो मसला आ रहा था ना कि भाई ये चेंज किसने किया है, कैसे पता लगेगा, कब किया है और क्या था, वो सारे मसले हमारे हल कर दिए गिट ने। सबसे पहला हमारा जो मसला था कि जी ये कोड चेंज कौन कर, हल कर दिया। फिर चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए हैं वो भी ये हल कर देगा। तो ये हमें दोनों सारे ऑप्शंस देगा कि भाई कैसे हमें मर्ज करना है, चीज़ें कैसे करनी है। लेकिन वो एडवांस गिट में आएगा, लेकिन अभी के लिए जितनी की हमें ज़रूरत थी वो मामला हमारा हल हो गया। अब जो गिट है वो करता है आपकी लोकल मशीन पे काम, कि जितने भी वेरिएंट बना रहा है, जितने भी आपकी प्रोफाइल्स बना रहा है वो सारी की सारी आपकी मशीन पे बना रहा है। तो जब सारी चीज़ें कोड डिलीट होने का खतरा है तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया गिट, जो गिट का क्लाउड है, जो गिट के साथ काम कर, जितने भी वेरिएंट्स बनाए हैं वो सारे के सारे वेरिएंट समेत मैनेज हो, जितने भी लोग हैं उन लोगों समेत मैनेज हो, किस किस को एक्सेस देनी है, किसे एक्सेस नहीं देनी। अच्छा जी, अब गिटहब कैसे बनाना है। गिटहब बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे instantuserName.com पे। अच्छा, अब चूंकि हम लोग प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं, चीज़ें हम लोग अपने आगे प्रोफेशन को आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं, तो इंस्टेंट यूज़र नेम करके इस तरह के आपको और भी डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे। ये टूल से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आप यूज़र नेम रखना चाह रहे हो ना वो यूनिक हो, वो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। जैसे मैंने अपना रखा हुआ है अबू रेरा 127, अब वो मेरा हर प्लेटफॉर्म पे यही है, मेरा गिटहब पे यही है, मेरा लिंक्डइन पर यही है, मेरा यूट्यूब पर भी सेम है। तो वो अब वो सारी जगह आप चेक कर तो भाई मैं प्रोफेशनली काम करना शुरू करना जा रहा हूँ तो मेरी ये एक प्रोफाइल है इस यूज़र नेम की। अलग अलग भी चल जाते हैं लेकिन लोग ये प्रेफर करते हैं कि आपका सेम हो। तो अब यहाँ से हम लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे मैं अपना तो अब वो बता रहा है कि जी स्नैपचैट पे अवेलेबल है और ब्लू स्काई पे टेकन है, ट्विटर पे पता नहीं, टिकटॉक पे भी टेकन है, इंस्टा पे भी कल टेकन है। मैं दोनों पे मैंने ट्राई किया है लेकिन मेरा बना नहीं, इसलिए मुझे दरमियान में अंडरस्कोर डालना पड़ा अंडरस्कोर। यूट्यूब पर भी है, लिंक्डइन पर मेरा है अवेलेबल, टैग पर है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पे वो अवेलेबल शो कर रहा है, और जहाँ जहाँ पे मैंने अकाउंट बना लिए गिटहब पर वहाँ पे वो बता रहा है टेकन है, एनपीएम पर टेकन है। मैं अभी इतने सोशल मीडिया चलाता नहीं हूँ तो स्टिल मतलब हमें आइडिया होगा कि हमें क्या करना है। फिर उसके बाद github.com पे जाएंगे और तो यहाँ से आगे सिंपल यह है कि ईमेल देंगे और ईमेल पासवर्ड और जो नेसेसरी डिटेल्स है वो देने के बाद हम अपना अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, जब अकाउंट बन जाएगा हमारा तो मैं एक दफ़ा इसे आउट। अच्छा, जब हमारा अकाउंट बन जाएगा फिर हम इंस्टॉल करेंगे गिटहब डेस्कटॉप। तीन काम करने हैं। सबसे पहले तो यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, कोई एक यूनिक जो हमें तकरीबन सारे या जितने भी ज़रूरी हैं, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, गिटहब है,
इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यही मेरे ख्याल 5-6 मेन है, यहाँ पर हमें मिल जाए। और उसके बाद हम लोग गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर। तो गिटहब डेस्कटॉप जब डाउनलोड करेंगे तो उसका हमें ऐसा व्यू मिलेगा। मेरी ही। अच्छा, अब मैं आया हूँ तो मुझे कह रहा है साइन इन का ऑप्शन किया, कंटिन्यू विद ब्राउज़र। मुझे यहाँ लिंक ओपन करके दे देगा, मैं कहता हूँ कंटिन्यू, और मेरा कुछ ऐसा व्यू आए। अब ये हमें समझना कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे चलता है, और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। अब सबसे पहले तो जो हमारे पास काम है वो है न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करना। रेपोजिटरी का मतलब है कि ऐसा फोल्डर या ऐसी कोड की फाइल्स का सेट जो वेरिएंस के साथ मैनेज हुई हुई हो, जो गिट के वेरिएंस के साथ मैनेज हुई हुई हो, ऐसा फोल्डर जिसके अंदर कोड पड़ा है उसे हम रेपोजिटरी बोलते हैं। सिंपल कोड का फोल्डर ही, लेकिन सिर्फ अगर उसके अंदर गिट के वेरिएंस की चीज़ें मैनेज हुई हुई हैं तो उसे हम रेपोजिटरी बोलते हैं। यहाँ से न्यू रेपोजिटरी, रेपोजिटरी का नाम क्या रखें? अच्छा, नाम रखते वक्त कुछ चीज़ों का हमें जो ख्याल रखना है वो ये कि एक तो रेपोजिटरी का नेम यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मुराद कि जितनी रेपोजिटरीज आपने बनाई हैं उसमें, और दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, उसने मुझे साथ ही नीचे वार्निंग दे दी कि विल बी क्रिएटेड एज अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, सॉरी अबू हाइफन हुरैरा, दरमियान में उसने एक हाइफन लगा। तो हम स्पेस नहीं देंगे, अगर हम स्पेस दे देंगे वो विदाउट स्पेस ही बनेगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो अब मैं कहता हूँ कि जी हमारी गिट एंड गिटहब लर्न। ये बना एंड भी नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ ये गिट गिटहब लर्न। फिर उसके बाद इस रेपोजिटरी की डिस्क्रिप्शन कि भाई मैं इस रेपोजिटरी में क्या कर रहा हूँ, वो ऑप्शनल है, अगर आप दे दोगे तब भी ठीक है, नहीं तब भी। फिर ये वाला फोल्डर आपने बनाना कहाँ पे? मैं कहता हूँ कि जी मैंने कोड में बनाना है, होम पे ही बनाऊंगा। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर, तो ये फोल्डर हमें बनाना कहाँ पे? गिट इग्नोर लाइसेंस क्या है, अभी के लिए हम इसे छोड़ देंगे, और क्रिएट रेपोजिटरी। सिर्फ अभी हमने नाम दिया और बताया कि मैंने ये वाला फोल्डर बनाना कहाँ पे, और क्रिएट, जहाँ मर्जी बना लो। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लोकल ड्राइव ई क्या, और मेरे पास यहाँ पर फोल्डर गिट गिटहब लर्निंग। अच्छा, अब जैसे ही आपका ये फोल्डर बनेगा गिटहब का, जिसे हम रेपोजिटरी बोल रहे हैं, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक हिडन फोल्डर होगा डॉट गिट के नाम से। मैं ये चीज़ें, ये एक, अगर हम लोग स्क्रीन पे गौर करें तो ये वाला फोल्डर और ये इन दोनों फोल्डर के कलर में डिफरेंस आ, ऊपर वाला लाइट है और नीचे वाला ब्राइट है, जरा मतलब वो कलर वाजे नजर आ रहा है। अब वो कलर वाजे क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वो नॉर्मल फाइल है, और जो कलर जरा डिम नजर आ रहा है वो हिडन है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू, और यहाँ से इसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे हिडन आइटम दिखानी बंद कर दो, तो उसने हिडन आइटम दिखानी बंद कर, बाय डिफॉल्ट हिडन आइटम बंद ही होती है।
ये मैंने चेक किया हुआ है, तो आपको हिडन आइटम शो हो रही है। अच्छा जी, अब रेपोजिटरी बन गई। बाकी अब हमारे पास, अब उसने बताया कि करंट रेपोजिटरी गेट गिटहब लर्निंग, ब्रांच मेन बाय डिफॉल्ट मेन ही ठीक है। और यहाँ पर आ रहा होगा करंट स्टेटस, कि हमारी रेपोजिटरी का करंट स्टेटस क्या है। इस वक्त वो हमें ऑप्शन दे रहा है पब्लिश रेपोजिटरी का। इसका मतलब क्या है कि भाई रेपोजिटरी जो हमने बनाई है, ये जो फोल्डर हमने बनाया है कोड वाला, वो हमारे सिस्टम में मौजूद, वो अभी हमने क्लाउड के ऊपर पब्लिश नहीं किया। तो जब भी हम क्लाउड के ऊपर पब्लिश करना चाहेंगे, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लाउड के ऊपर पब्लिश हो जाए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लिया। अब VS कोड में ओपन करने के लिए एक तो हमारे पास था राइट क्लिक ओपन विद कोड, जो एज यूजल हम लोग यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद अब हमारे पास VS कोड में भी आ गया ओपन द रेपोजिटरी इन द एक्सटर्नल एडिटर, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और VS कोड में वो ओपन हो। अब चूंकि डॉट गिट का जो फोल्डर है वो हिडन था, इसलिए हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। VS कोड हिडन फाइल शो नहीं करता बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी हम लोग इंडेक्स या सिंपल एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, पर डॉट जैसे ही मैंने सिंपल डॉट टी फाइल बनाई, गिटहब ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और उसने बताया कि वन फाइल चेंज्ड, ये वाली फाइल बनी है। इस प्लस के सिंबल का मतलब है ग्रीन कलर का कि कोई चीज़ ऐड हुई है। जब हम कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो वहां पर वो भी शो हो जाए। और यहाँ पर हमें हिस्ट्री दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट गिटहब एट्रीब्यूट्स की, जो गिट एट्रीब्यूट्स की फाइल थी वो बनी थी, और उसके अंदर ये वाले चेंजेस थे। टेक्स्ट इज इक्वल टू ऑटो डिटेक्ट टेक्स्ट फाइल्स एंड लेफ्ट नॉर्मलाइजेशन, ये सेटिंग है। अच्छा, अब हमें वर्जन बना, जैसे जैसे चेंजेस करते जाएंगे एक सर्टेन टास्क कंप्लीट होता जाएगा, हमें वर्जन बनाना है। सर्च का ऑप्शन ऐड हो गया, वर्जन बनाना है, जो भी वर्जन बनाना है चीजें करनी है। अब गिटहब कहता है कि वर्जन के पीछे जो नंबर है वो मैं खुद ही याद कर रहा हूँ, वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आसानी के लिए इंग्लिश में नाम रख दो उसका कुछ भी। जैसे यहाँ पे उसने हमें ऑप्शन दे दिया है क्रिएट सिंपल डॉट फाइल, मैं यही नाम रख के टेक्स्ट फाइल। डिस्क्रिप्शन आगे, डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं, तो कमिट टू मेल और पब्लिश रेपोजिटरी। अब वो पूछ रहा है कि भाई जो गिटहब पे आपने पब्लिश करनी है, पहले जो हम लोगों ने नाम रखा था वो था कि भाई आपके सिस्टम में नाम क्या हो। अब ये जो नाम पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई github.com के ऊपर क्या नाम रखना है, उसके वहां पे डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, कीप दिस कोड प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मैं देख सकता हूँ, या जिसको मैं अलाउ करूंगा वो देख सकता। पब्लिक का मतलब है कोई भी देख सकता है। जैसे हमारी क्लास का जो कोड है, मैंने लिंक आपको दिया हुआ है और वो बंदा, कोई भी बंदा देख सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो वो पब्लिक है। अब अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो ये प्राइवेट हो जाएगा। इस रेपोजिटरी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही विजिट कर सकता हूँ, कोई और विजिट नहीं कर सकता। या अगर मैं किसी को एक्सेस दूंगा तो वो विजिट कर सकता। अभी के लिए हम पब्लिक। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे डिफरेंट कंपनीज की जो गिटहब है वो भी मेरे प्रोफाइल के साथ अटैच है। जैसे साइबराबाद करके एक कंपनी है, लिटेक्स सॉल्यूशंस कंपनी है, और पेनागिक्स करके एक कंपनी है। ये वो टेक कंपनीज हैं जिनके साथ मेरी गिटहब की प्रोफाइल अटैच है, इसलिए मुझे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑप्शन आ रहे हैं। अब चूंकि आप लोगों की नई प्रोफाइल होगी, इसलिए आपको ये ऑप्शन ऑप्शन नहीं आ रहा। पब्लिश रेपोजिटरी।
अब अगर हम लोग जाएं गिटहब और मैं अपने गिटहब खोलता हूँ github.com/aburera127 repos। ये आ गई जी गिटहब लर्निंग। साथ में उन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये पब्लिक है। और अब वो मुझे बता रहे हैं कि भाई टोटल हुए 2 कमिट्स। कमिट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने वर्जन कितने बनाए, 2 वर्जन बन गए। सबसे पहला वर्जन बना इनिशियल कमिट जो बाय डिफॉल्ट गिटहब डेस्कटॉप ने ही बना दिया, जिसमें गिट का फोल्डर इंक्लूड किया था। दूसरा ये वाला क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। अब ये क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल वो है जो हम लोगों ने वर्जन का नाम रखा। और अगर मैं इसके ऊपर कॉपी पे क्लिक करूं, ये वो वर्जन का नंबर जो गिटहब ने उसे असाइन कर दी। ये यूनिक है। गिटहब के ऊपर चाहे 10 लाख सॉफ्टवेयर पड़े हैं, उन 10 लाख के आगे 15-15 वर्जन है, उसके बाद भी ये यूनिक है और ये हर दफा यूनिक रहेगा। इसी तरह अब ये गिटहब ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है कि वर्जन नंबर क्या है, वर्जन बनाया किसने। अब ये देख लो साथ ही मेंशन कर रहा है कि भाई वर्जन का नाम ये है, वर्जन का नंबर ये है, वर्जन बनाया है अबू हुरैरा ने, ये उसकी सारी प्रोफाइल आ गई, बनाया कितनी देर पहले। तो अब ये जो मसले मसाइल थे वो हल हो गए हमारे कि भाई वर्जन कब बना, किसने बनाया, अगर उस बंदे की वजह से एरर आ रहा है तो वो मसले मसाइल हमारे हल हो गए। डिलीट होने वाला मसला जी, लैपटॉप से डिलीट हो जाएगा, वो भी हल होगा। तो अब अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, लेट्स से मैंने ये वाला कोड ही लिख के वर्जन नंबर ही लिख के सेव कर दिया, तो अब वो मुझे बता रहा है कि फाइल में कुछ चेंजेस आए। सिंपल डॉट टी एक्स टी जैसे ही मैं वो लिखकर सेव करूंगा, ये येलो कलर का हो गया और साथ में एम लिखा है। अब ये क्या कर रहा है कि भाई ये वाली फाइल ऑलरेडी गिटहब के रडार पर है, इसमें कुछ कमिट्स बने हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंज आ गया। क्या चेंज है? गिटहब डेस्कटॉप पर गए, ये चेंज है। और मैं कमिट टू मेन कर पुश। अब हम इसके ऊपर लिख देते हैं जी डॉट मेंट टेक्स्ट कलर। मैं जैसे सेव किया तो मुझे बता रहा कि भाई ये चेंज। अब चूंकि टेक्स्ट फाइल है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि ये वाला कोड डिलीट हुआ और फिर दोबारा ये वाला कोड लिखा गया। अब अगर इसी को मैं F2 केसेस, अब वो क्या कह रहा है कि भाई सिंपल डॉट टी एक्स टी फाइल माइनस यानी डिलीट हुई है और ये न्यू फाइल क्रिएट हुई है। अब मैं इसे समरी रिक्वायर्ड है वो पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी चेंज फाइल। और अब अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, कलर रेड, फॉन्ट साइज 10, तो अब उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन, बाकी लाइनों को नहीं छेड़। बाकी लाइन वैसे ही है, सिर्फ ये वाली लाइन ऐड हुई है, प्लस का सिंबल ग्रीन ये शो कर रहा है कि ऐड हुई है। और अब अगर मैं इस रेड को, वो बता रहा है। और अब वो एग्जैक्टली अगर हम लोग साइड पर गौर करें कि कितने प्रिसाइजली चीज़ों को बता रहा है,
कि पहली लाइन पे कमेंट था, अब भी कमेंट ही है। दूसरी लाइन पे क्लास का नेम था, अब भी क्लास का नेम ही है। तीसरी लाइन पे पहले कलर रेड लिखा हुआ था लेकिन वो डिलीट हो गया, और तीसरी लाइन पर ही फॉन्ट साइज ऐड हुआ। अब अगर हम लोग जाकर देखें, तीसरी लाइन पर ही फॉन्ट साइज ऐड किया, यहाँ पर पहले कलर रेड था उसकी जगह फॉन्ट साइज किया। तो अब वो प्रिसाइजली चेक कर 9 नंबर तक मैच करके दे रहा। अब ह्यूमन में एरर पॉसिबल था, अब वो ये भी बताएगा कि अगर हम लोग लाइन नंबर जाके वहां पे चेक करते हैं तो ये भी बताएगा कि पहले इस लाइन पे ये था, पहले वाला कोड अबू रैन ने लिखा था, बाद वाला कोड वसीम ने लिखा है, पहले वसीम ने लिखा था, बाद में अबू रैन ने लिखा। तो एक एक चीज मैनेज करके देगा। पुश क्या वो गिटर या ये सारे कमेंट्स, सारे वेरिएंट आ गए उसी में। अब अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक वेरिएंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपडेट सिंपल डॉट सी एस, उसने बता दिया कि भाई इसमें ये चेंजेस हुए। अब ये क्लाउड पर सेव है और ये हमेशा के लिए सेव है क्लाउड। इसका क्लाउड काफ़ी हद तक फ्री है, तो मेरे पास 100+ रेपोजिटरीज है और मेरा फ्री चल रहा है। अब उसने ऑप्शन भी दिया हुआ है कि भाई मैं इसके नीचे कमेंट कर दूंगा कि भाई ये वाला कोड सही नहीं है, ये कोड गलत है। यहाँ पर उसे बता दूंगा कि भाई ये कोड गलत है। तो ये होगा कि बाकी सबको पता चल जाएगा टीम मेंबर में, ये कोड जो अबू रहरा ने चेंज किया ये गलत है, की गलती है। अब भी अगर कोई कोड ये मर्ज कर देता है तो हम लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया था, इसे वार्निंग पहले दे दी थी। कमेंट का मतलब है कि वार्निंग है, और अगर फिर भी वो काम होता है तो फिर वार्निंग नहीं होती, फिर वो आपको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ तो क्लियर है कि गिटहब क्या है। जो हिडन फोल्डर बना था उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं आगे, जो वेरिएंट्स को मैनेज कर रही है लोकली। जब वेरिएंट्स पहले बंद लोकली रहे हैं, ये बाद में हम लोग पब्लिश करते हैं गिटहब पर जाकर। तो जो वेरिएंट्स को मैनेज करने का कोड है ना लोकल में, ये वेरिएंट किसने बनाया, ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा था VS कोड में, ये वाली 1 सेकंड अगो अनकमिटेड चेंजेस, चेंज फाइल टाइप। अब जो मैंने कमिट का नाम रखा था चेंज फाइल टाइप 4 मिनट पहले यू, तो अब ये सारे की सारी डिटेल उन फाइल्स में जाके सेव हो रही। अगर आप ये जो मेरे साथ सामने लिखा हुआ आ रहा है ग्रे कलर में, कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी गिट लेंस। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हम गिटहब से जाके भी चेक कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं है। मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को दिखा सकूँ, हम यूज़ कम ही करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब एक तरीका और है कि भाई मैं VS कोड के अंदर रहते हुए, अगर इसे स्क्रीन को थोड़ा छोटा करूं तो ये एक बना, मैं समझा नहीं, दोबारा दोबारा कोड कर रहे हैं, कंट्रोल S दबा के सेव कर दिया। नहीं नहीं, अच्छा अब हम लोग, अच्छा जब हम लोग कोड कर रहे हैं कंट्रोल S दबा के जैसे सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। अब जैसे ही मैंने चेंजेस किए
तो मेरी फाइल नेम के साथ आ गया एम लिखा हो। अब एम क्या है, एम से आगे पूरा वर्ड बनते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो जैसे फाइल बनाएंगे कोई नई, तो उसके साथ यू लिखा आ जाएगा, अनस्टैश्ड करके उसे बोल। इस तरह के ना बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हैं, मैं अभी उनमें नहीं जा रहा क्योंकि आज हम लोगों ने दो वर्ड टेक्निकल सीखे हैं, रेपोजिटरी क्या है और कमिट क्या है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डेली एक दो लफ्ज सीखते जाएंगे और इंशाल्लाह थोड़े एक दो वीक में हमारे ये सारे वर्ड्स पूरे हो जाए। तो अभी के लिए हमें सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है कि गिट गिटहब हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। मिल जाएगा अगर पब्लिश किया हुआ है तो। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन था कि अब जैसे मैंने सेव किया तो गिटहब ने ये नोटिस तो कर लिया कि इसमें चेंज हुआ है, लेकिन ये चेंज नोटिस हुआ है लोकल पे। अब मुझे गिटहब डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा और वहां पे वो मुझे बता रहा है कि गिटहब डेस्कटॉप ये वाली लाइन ऐड हुई है। मैं इसे यहाँ पर अपडेट कमिट करूंगा। मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूँ, एक कमिट का नाम सेम हो सकता है लेकिन ये आईडी सेम नहीं हो। अब इसीलिए आईडी का जिम्मा हमने गिटहब को दिया कि भाई तुम, ये तुम्हारा काम है, नाम वाला हमारे जिम्मे वो हम सेम भी कर सकते, अपने साथ भी वो मैच हो सकता है किसी दूसरे के साथ भी मैच हो। जब अपने साथ उसने अलाउ कर दिया तो दूसरे के साथ भी अलाउ ही कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जितने भी काम कर रहे हैं वो आईडी की बेस पे कर रहे हैं, आईडी की बेस के ऊपर उसने सारी की सारी लॉजिक्स लगाई हुई है। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जाना है वापस से सिंपल टेक्स्ट फाइल पे जहां पर मैंने आईडी लिखी थी, सिंपल टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया, ब्राउज फाइल्स, दो फाइलें थी, सिंपल डॉट टी एक्स टी पे क्लिक किया तो हम उस वेरिएंट पे आ गए, पुराने वेरिएंट पर। सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएंट बनाया था टेक्स्ट फाइल में, उसमें कॉपी करके वो पेस्ट कर दी थी, हम उस वेरिएंट पर आ गए। तो अब हमें बहुत ज़्यादा वो फोल्डर बनाने की, नाम याद रखने की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। विद क्लिक को, विद फ्यू क्लिक्स हम लोग मूव कर सकते हैं टू एंड फ्रो। अब मैं एक दफ़ा दोबारा यह कोई बना हुआ फोल्डर जो आप लोगों ने ऑलरेडी लोकल में बनाया, जैसे असाइनमेंट है वो बनी पड़ी है जावास्क्रिप्ट वाली लास्ट वीक की, वो अब ऑब्वियसली बात है मैंने फॉर्म इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैंने ये गिट गिटहब पढ़ाया नहीं था, कोड में ले नहीं सकता था आपसे। गूगल ड्राइव पे ले तो लेते लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं है। पहले मुझे गूगल ड्राइव पे अनजिप करना पड़ेगा, फिर मैं डाउनलोड करूँगा और चेक करने में बहुत टाइम वेस्ट। अब यहाँ पर क्लिक करके सामने आ जाएगा सब कुछ। और आसान करना है तो मैं क्या करूँगा, github.com.dev, .com मतलब जो लिंक आप लोग दोगे मैं उसको .dev करूँगा। और भाई आ जाओ, गिटहब पे आपके कोड का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाए। अब हमें सिर्फ एक स्क्रिप्ट चलानी है जो आपके github.com को github.dev करेगी, और फिर मैं लिंक पे क्लिक करता जाऊंगा और सारा कोड सामने आता जाएगा। ये बोला, ये तो सिंपल है कि आप किसी भी गिटहब, मैं फॉर एग्जांपल अपनी कोई भी github.com अबू रहमान 27 रेपोजिटरीज, और किसी भी रेपोजिटरी में हम लोग चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, आप लोगों की है SMIT
और github.com की जगह .dev कर देता हूँ, ये VS कोड। ऑब्वियसली बात है, इसमें मैं उस तरह से चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता, चेंजेस हो जाती हैं लेकिन बाद में मसले बहुत बनते हैं, तो इसलिए लेकिन कोड स्टडी करने के लिए ये बेहतरीन HTML CSS ये सारा कोड। अब अगर खुदा ना खासा हमसे कोड डिलीट हो जाए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई लैपटॉप खुदा ना खासा चोरी, कोड डाउनलोड से क्लोन का भी ऑप्शन होता है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए डाउनलोड से डाउनलोड करके, अगर नहीं तो ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, सारे काम हमारे इजीली हो जाए। अब हमें ये मसला नहीं है कि भाई हमारा कोड को मैनेज कैसे करना, अब हम एक दफ़ा दोबारा से सारा का सारा प्रोसीजर करके देख लेते। असाइनमेंट, अब मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट, मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई हुई है, और विद VS कोड, और यहाँ पे हम फाइल बना देते हैं index.ts के script.ts और असाइनमेंट। अब कुछ हमारी इस तरह का कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा ज़्यादा एक JS की फाइल बन जाएगी और HTML की 4 फाइल होंगे टोटल, अभी 2 में हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी अपने गिटहब डेस्कटॉप पर, फाइल न्यू रेपोजिटरी, जब हमें न्यू बनानी है, ऐड लोकल रेपोजिटरी, ऐड सॉरी चूज, इधर गया हमारा प्रैक्टिस, और टेस्टिंग में सेलेक्ट फोल्डर, ऐड रेपोजिटरी। अब वो कह रहा है कि जी दिस डायरेक्टरी डज नॉट अपीयर टू बी अ, वुड यू लाइक टू क्रिएट रेपोजिटरी हेयर इंस्टेड, यस, तो यहाँ से क्रिएट कर ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी, अब वो रेपोजिटरी बन गई, और पब्लिश असाइनमेंट, मैं यहाँ से इसे अनचेक करेंगे हम, और पब्लिश, आगे दोनों फाइल्स स्क्रिप्ट डॉट टी एस, टी एस कन्फिग, स्क्रिप्ट डॉट टी एस हम ओपन कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग असाइनमेंट हो। अब आप लोगों ने मुझे ये वाला लिंक दे, जहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है पब्लिश करके, ये वाला लिंक आप लोग वहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा, अब गिटहब को यूज़ करने के लिए और बहुत से तरीके, जैसे मैंने अभी किया ना गिटहब डेस्कटॉप, इसी तरह गिट CLI भी है। अब CLI हम लोग क्यों नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स, लेकिन
आगे जाके जब एडवांस हम लोग हो जाएंगे फिर हम लोग CLI ही यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम लोग डेस्कटॉप यूज़ करेंगे क्योंकि वो यूज़ करना आसान है और चीज़ें क्विकली हो जाती हैं। हमें बहुत सारे कमांड्स याद नहीं करने। जैसे मैं अब आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। असाइनमेंट हो गई 2। सबसे पहले तो मुझे कमांड चलानी पड़ेगी git add -a, git commit -m changes, फिर git push origin में। तो इतने चक्रों से ये याद करने से अच्छा है हम लोग वही देख लेंगे और चेंजेस। कमांड वाला ठीक है क्या? कमांड वाला ठीक है। अगर पहले कमांड वाला किया हो तो फिर आपको वही ठीक लगेगा, लेकिन जो नए बंदे हैं जिन्होंने पहली दफा किया उनके लिए डेस्कटॉप ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कमांड से रेपोजिटरी बनाना भी बड़ा मुश्किल। पहले गिट इनिट करना, फिर गिट ऐड रीडमी, क्लोन करना, मतलब काफी कम्प्लेक्स चीजें हैं। ये चूंकि मेरे पास रेपोजिटरी बनी पड़ी थी और मैंने सिर्फ पब्लिश ही करनी थी, तो इसलिए अगर आप कहते हो कि मैं एक दफा आपको कमांड वाली पूरी रेपोजिटरी चला के दिखा देता हूँ, हो जाए? नहीं? अच्छा, यहां तक क्लियर है कि हम गिटहब यूज क्यों करेंगे? गिटहब है क्या? गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है? कि गिट हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो लोकली काम कर रहा है, और गिटहब उसी का ही क्लाउड वर्जन। और अकाउंट बना के हम लोग असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे? अब फॉर्म शेयर कर दिया जाए आज रात 12 बजे तक अकाउंट मान जाएंगे सबके। कल का कर दें? कल का कर दें। चलो मैंने याद करवा देना, हम ये कर लेते हैं।